दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है। दोस्तों, ये बेस्ट पुस्तक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर जुड़ जाएँ, आपको इसका पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। दोस्तों चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का चैप्टर है दोस्तों अध्याय 7 ऊष्मा, ताप तथा ऊष्मा गतिकी। और इसके स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों किस स्रोत से लेकर इसको बनाया गया है। तो क्लास 7 चैप्टर 4 ऊष्मा, क्लास 11 चैप्टर 11 द्रव्य के तापीय गुण, क्लास 11 चैप्टर 12 ऊष्मा गतिकी और क्लास 11 चैप्टर 13 अनुगति सिद्धांत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है। दोस्तों चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम सभी में ताप तथा ऊष्मा की सहज बोध धारणा होती है। ताप किसी वस्तु में की तप्तता की माप होता है। दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होती है तथा कुछ ठंडी। किसी वस्तु का गर्म या ठंडा होना उसमें निहित ऊष्मा पर निर्भर करता है। भौतिकी में हमें ऊष्मा, ताप आदि धारणाओं को अधिक सावधानी पूर्वक परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। ऊष्मा तथा ताप देखते हैं दोस्तों। ऊष्मा अर्थात हीट ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो निकायों के बीच अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के बीच ताप में अंतर के कारण होता है। ऊष्मा तथा उसमें ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल या 4.2 जूल भी कहा जा सकता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.186 जूल या फिर 4.2 जूल भी कह सकते हैं। 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा का मान 1 कैलोरी होता है। तो 1 कैलोरी क्या है कि 1 ग्राम पानी का माप जो है 14.5 से लेके 15.5 तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा का मान 1 कैलोरी होता है। ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु अर्थात निम्न ताप की ओर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोस्तों कि ऊष्मा का प्रभाव सदैव कैसा होता है कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर अर्थात निम्न ताप से की ओर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों टेम्परेचर यानी ताप तप्तता अथवा शीतलता की आपेक्षिक माप अथवा सूचक होता है। ताप अधिक होने पर वस्तु अधिक उष्ण तथा ताप कम होने पर वस्तु कम उष्ण होता है। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन होता है। ताप का मापन देखते हैं दोस्तों। साधारणतः हम वस्तुओं को स्पर्श करके बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु गर्म अथवा कौन सी वस्तु ठंडी है, परंतु वस्तुओं के स्पर्श मात्र से ही उनके ताप का माप नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु के ताप का बोध करने के लिए ताप को एक संख्या से व्यक्त किया जाता है। इस संख्या के निर्धारण के लिए ताप का एक मापक्रम यानी स्केल होना आवश्यक है। इसी के रूप में देखते हैं दोस्तों तापमापी क्या करता है। वह युक्ति जो ताप मापने के लिए प्रयोग की जाती है तापमापी यानी थर्मोमीटर कहलाता है। पदार्थों के बहुत से भौतिक गुणों में ताप के साथ पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। जैसे कुछ गुणों को तापमापी की रचना का आधार मानकर उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य कांच में द्रव्य प्रकार के तापमापियों में पारा, अल्कोहल आदि का उपयोग किया जाता है। कुछ तापमापी एवं उनके सामान्य प्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं दोस्तों द्रव्य तापमापी। लिक्विड थर्मोमीटर का सिद्धांत तापमान परिवर्तन के साथ द्रव्य के आयतन में परिवर्तन पर आधारित होता है। द्रव्य तापमापी में ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन के गुण प्रयोग होता है। द्रव्य तापमापी में कांच की केशनली में द्रव स्तंभ की लंबाई तापमापन के लिए प्रयुक्त होती है। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला देखते हैं दोस्तों अल्कोहल तापमापी।
जब द्रव तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो उसे अल्कोहल तापमापी कहते हैं। चूंकि एथिल अल्कोहल का गलनांक या हिमांक अत्यंत निम्न यानी -114 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः इसका प्रयोग अति ठंडे प्रदेशों में तापमापन के लिए करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पारा तापमापी यानी मरकरी थर्मोमीटर। द्रव्य तापमापी में पारा का उपयोग करके पारा तापमापी बनाते हैं। इसका प्रयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। डॉक्टरी प्रयोग के कारण इसे डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं, यानी पारा तापमापी को ही डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। एल्कोहली तापमापी में कौन से एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है? एथिल एल्कोहल का। और इसका निम्न गलनांक कितना होता है? अत्यंत निम्न गलनांक होता है कितना? -114 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं दोस्तों, गैस तापमापी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों गैस तापमापी। स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के माप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन का उपयोग करने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप को मापा जा सकता है। यानी गैस तापमापी के द्वारा मुख्यतः हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं, जबकि अगर हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन का उपयोग कर लिया जाए तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। किसी धातु के तार का विद्युत प्रतिरोध तार का ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इस विद्युत प्रतिरोध में हुए परिवर्तन को मापने के सिद्धांत पर यह तापमापी कार्य करता है। इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। यानी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा कितना तक मापा जा सकता है? तो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। यह विद्युत प्रतिरोध के हुए परिवर्तन के मापने के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। इस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे एवं दूर स्थित वस्तुएं जैसे सूर्य के तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। यानी पूर्ण विकिरण तापमापी किसके पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। इस तापमापी से प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे तापों को ही मापा जा सकता है। इसका कारण यह है कि 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप की वस्तुएं उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। तो पूर्ण विकिरण तापमापी से कितना तक मापा जा सकता है? तो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ऊंचे तापों को मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, ताप के विभिन्न पैमाने। ताप का मापक्रम बनाने के लिए पदार्थ की 2 ऐसी अवस्थाओं को चुनते हैं जिन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से एक परमाणिक वायुमंडलीय दाब पर पिघलते हुए बर्फ की अवस्था है तथा दूसरे उबलते हुए जल की अवस्था है। पिघलते हुए बर्फ के ताप को हिमांक बिंदु तथा उबलते हुए जल के भाप को भाप बिंदु यानी स्टीम पॉइंट कहते हैं। इन्हें क्रमशः न्यूनतम नियत बिंदु यानी लोएस्ट फिक्स पॉइंट तथा उच्चतर नियत बिंदु हाईएस्ट फिक्स पॉइंट भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इन तापों को स्वैच्छिक आंकिक मान देते हैं और इन मानों के अंतर को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक भाग डिग्री कहलाता है, जो कि ताप का मात्रक है। यानी डिग्री किसका मात्रक है? ताप का ही मात्रक है। सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने के बीच परस्पर संबंध होता है। तो मुख्य रूप से जो तापों को मापते हैं किस में मापते हैं? तो सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट और र्यूमर के रूप में मापा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें ये संबंध को याद रखना है। C/5 F-32/9 R/4 K-273.15/5। तो मुख्य रूप से क्या है? सेल्सियस को 5 से भाग देते हैं तो बराबर होता है फ़ारेनहाइट -32/9 के, बराबर है र्यूमर/4 के, और केल्विन में केल्विन जितना मान रहता है K-273.15/5 करके इसको निकाला जाता है। तो मुख्य रूप से इस मान को याद रखना है दोस्तों।
-40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक 1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के कौन से पाठ्यांक का मान समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस तथा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 310 केल्विन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मानव शरीर का ताप कितना होता है, केल्विन में 310, फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेंटीग्रेड में कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप क्या होता है दोस्तों? सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है। यानी लास्ट टेम्परेचर कितना है दोस्तों, -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है, और इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन से प्रदर्शित करते हैं। तो परम शून्य ताप कितना डिग्री होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तापक्रम के कुछ पैमाने के रूप में देखते हैं। तो सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड पैमाने का चिन्ह क्या है, डिग्री सेल्सियस। केल्विन का चिन्ह क्या है, के। फ़ारेनहाइट पैमाने का F और र्यूमर पैमाने का R होता है। सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड पैमाना का हिमांक बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड डिग्री का जो गलनांक बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरीके से केल्विन का जो होता है वो 273.15 केल्विन जो है उसका हिमांक बिंदु होता है, जबकि गलनांक बिंदु 373.15 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक बिंदु है और गलनांक 212 केल्विन होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट पैमाने में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। र्यूमर पैमाने में 0 डिग्री इसका हिमांक बिंदु होता है, जबकि 80 डिग्री र्यूमर जो है ये इसका गलनांक बिंदु होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तापीय प्रसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब हम पदार्थों को गर्म करते हैं तो अधिकांश पदार्थ ऊष्मा ग्रहण कर फैलते हैं। यह घटना ऊष्मीय या तापीय प्रसार कहलाती है। पदार्थों का ऊष्मीय प्रसार विभिन्न पदार्थों जैसे ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठोस की लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन में वृद्धि के आधार पर ठोस के ऊष्मीय प्रसार को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला है रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन। किसी ठोस वस्तु के ताप में वृद्धि के कारण ठोस वस्तु की लंबाई में प्रसार को रेखीय प्रसार या अनुदैर्ध्य प्रसार कहते हैं। ठोस का रेखीय प्रसार उसकी प्रारंभिक लंबाई व ताप वृद्धि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए ऊष्मीय प्रसार के कारण ही गर्मी के दिनों में तार ढीले पड़ जाते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुना ताप में वृद्धि होता है। तो रेखीय प्रसार का याद रखना दोस्तों कि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुना ताप में वृद्धि होता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाली वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाली वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्षेत्रीय प्रसार, किसी ठोस वस्तु के ताप में वृद्धि के कारण क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। उदाहरण के लिए जब धातु को चादर के ताप बढ़ाया जाता है, जब धातु की चादर का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। क्षेत्रीय प्रसार यानी बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुना ताप में वृद्धि होता है। अतः किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उस पदार्थ के किसी पटल का
ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं आयतन प्रसार। किसी ठोस वस्तु के ताप में वृद्धि के कारण आयतन में होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार कहते हैं। उदाहरण, लोहे की ठोस गेंद को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा बराबर होता है आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुना ताप में वृद्धि होता है। अतः किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उस पदार्थ के किसी घन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पदार्थ के आयतन में वृद्धि तथा पदार्थ के प्रारंभिक आयतन के अनुपात के बराबर होता है और इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं रेखीय, क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बटे 2 होता है और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होता है आयतन प्रसार गुणांक बटे 3। या इसको संबंध के रूप में इस तरीके से याद रखना है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है 1:2:3। यानी रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक का जो अनुपात होता है यानी अल्फा बीटा गामा बराबर होता है 1:2:3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों दैनिक जीवन में ठोसों के तापीय प्रसार का महत्व। दैनिक जीवन में तापीय प्रसार का बहुत अधिक महत्व है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। कांच की बोतल में फंसी कॉर्क को निकालना। किसी कांच की बोतल में फंसी कॉर्क को निकालने के लिए बोतल की गर्दन को गर्म पानी में डालकर गर्म करते हैं, जिससे ताप बढ़ने पर बोतल की गर्दन का व्यास कुछ बढ़ जाता है और कॉर्क ढीली पड़कर बाहर निकल आती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कमरे का फर्श। कंक्रीट सीमेंट से बना कमरे का फर्श एक भाग में नहीं बनाया जाता, बल्कि उसे कांच की पट्टियों द्वारा कई भागों में बांट दिया जाता है। इससे उसमें प्रसार के कारण फर्श के चटकने की संभावना कम हो जाती है। विद्युत अथवा टेलीफोन के तार। विद्युत अथवा टेलीफोन के तारों को 2 खंभों के बीच कुछ ढीला रखा जाता है, जिससे सर्दियों में तार ठंड से सिकुड़कर टूट ना जाए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रेल की पटरियों के बीच रिक्त स्थान। रेल की पटरियों को बिछाते समय उनके जोड़ों पर कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, ताकि गर्मियों के दिनों में ताप बढ़ाने पर पटरियों को फैलने के लिए स्थान मिल सके। यदि पटरियों के जोड़ों के मध्य कुछ रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाए तो गर्मियों में फैलने के कारण पटरियां टेढ़ी यानी तिरछी हो जाएगी, जिससे दुर्घटना की संभावना अधिक हो सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों लोहे का पुल बनाना। लोहे का पुल बनाते समय 2 गार्डरों के सिरों के बीच में जगह छोड़ी जाती है तथा इनके सिरे स्तंभों पर दृढ़तापूर्वक कसे नहीं जाते, बल्कि ठोस बेलनों पर रखे जाते हैं ताकि वे गर्मी व स्वतंत्रता पूर्वक बढ़ सके। लकड़ी के पहियों पर हाल चढ़ाना यानी बैलगाड़ी या तांगे में लकड़ी के पहिए पर लोहे के हाल को गर्म करके चढ़ाया जाता है। लोहे के हाल को गर्म करने पर यह कुछ फैल जाती है तथा पहिए पर आसानी से चढ़ जाती है। फिर ठंडी होने पर हाल सिकुड़कर पहिए को अत्यंत मजबूती से पकड़ लेती है। एल्कोहल का रेखीय प्रसार गुणांक पारे की तुलना में अधिक होता है, अर्थात समान ताप वृद्धि के लिए इसमें पारे की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। इसलिए तापमापी में पारे के स्थान पर इसे प्राथमिकता दी जाती है। किसे? तो एल्कोहल को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जल का असामान्य प्रसार। प्रायः सभी द्रव्य गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटते हैं तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ना आरंभ करते हैं। इसे जल का असमान प्रसार कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि प्रायः जो है सभी द्रव गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उस स्थिति में आयतन घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पुनः आयतन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और इसे ही जल का असमान प्रसार कहा जाता है। आगे देखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस
पर जल का आयतन न्यूनतम होता है तथा जल का घनत्व अधिकतम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होगा और घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप बढ़ाने पर घनत्व घटने लगता है तथा आयतन बढ़ने लगता है। यानी 4 डिग्री पर क्या होता है, आयतन न्यूनतम घनत्व अधिकतम, और 4 डिग्री से ऊपर जैसे जाएंगे तो उस स्थिति में जो है घनत्व घटने लगता है और आयतन बढ़ने लगता है। जब जल को 4 डिग्री सेल्सियस ताप से नीचे ठंडा करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता जाता है और जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमकर बर्फ बन जाता है तो बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है, अर्थात बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है और यही कारण है बर्फ जल पर तैरती है। आगे देखते हैं दोस्तों, जल के असमान प्रसार के दैनिक जीवन में उदाहरण। जल के असमान प्रसार के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण निम्न हैं। ठंडे प्रदेशों में तालाबों, झीलों आदि के ठंडे होने की प्रक्रिया में 4 डिग्री सेल्सियस पर जल भारी होकर नीचे चला जाता है तथा नीचे हल्का जल ऊपर आता रहता है। जब तक कि पूरे जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गिर जाता तब तक तालाब की सतह का जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो इसका घनत्व कम होना शुरू हो जाता है, अर्थात जल जमना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जल के जमने की क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि जल के जमने की क्रिया कैसी होती है, तो ऊपर से नीचे की ओर होती है। क्योंकि बर्फ उष्मा का कुचालक होती है अतः बर्फ की परत के नीचे जल का उष्मा बाहर नहीं आ पाती, इसलिए बर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहती है। इस जल में मछलियां तथा अन्य जलीय जीव जीवित रहते हैं। ठंडे स्थानों पर पानी के पाइप बर्फ जमने से फटते जाते हैं। शुद्ध जल के बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 9/10वां भाग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि शुद्ध जल के बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 9/10वां भाग होता है। अतः शुद्ध जल के बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर जमा रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करने के लिए पदार्थ ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा को अवशोषित करता है या निर्मुक्त करता है। वह मात्रा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी कहलाती है। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता S बराबर होता है Q/T। S बराबर Q/T होता है, जहाँ Q पदार्थ के ताप में परिवर्तन T करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। इसका मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति केल्विन होता है। आगे देखते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई या उत्सर्जित की गई ऊष्मा उस पदार्थ के द्रव्यमान यानी m, ताप में परिवर्तन यानी T तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि द्रव्यमान m के पदार्थ को Q मात्रा की ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि T हो तब Q समानुपाती m गुना T होता है। Q बराबर mST होता है और S बराबर 1/m इंटू Q/T होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से दोस्तों ये फॉर्मूला को याद रखना है दोस्तों, Q बराबर mST होता है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक यानी 4.18 गुना 10⁻³ जूल किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। यही कारण है कि रोगी की सिकाई गर्म जल की बोतल से की जाती है। जल का उपयोग शीतलक यानी कूलेंट के रूप में स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में किया जाता है। गर्मियों में समुद्र से दूर थल का ताप सूर्य से ऊष्मा लेकर तेजी से बढ़ता है, जबकि समुद्र के जल का ताप बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। फलस्वरूप समुद्र की ओर से आने वाली हवाएं ठंडी होती है। नोट,
ऐसी युक्ति जिससे ऊष्मा का मापन किया जा सके उसे ऊष्मा मापी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कैलोरीमिति का सिद्धांत। तो कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या था? जब भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती है तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तुओं से निम्न ताप वाली वस्तुओं की ओर होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान हो जाएं। यदि इस प्रक्रिया में बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या कहता है कि एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। साधारण ताप पर प्रत्येक पदार्थ इनमें से किसी एक अवस्था में पाया जाता है। किसी पदार्थ को निश्चित ऊष्मा देकर या उससे ऊष्मा लेकर उसकी अवस्था का परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण की अवस्था परिवर्तन है कहते हैं। कुछ मुख्य अवस्था परिवर्तन निम्नलिखित है। पहला है गलन यानी मेल्टिंग। स्थिर ताप पर पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है तथा जिस ताप पर क्रिया संपन्न होती है उसे गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बर्फ का जल में परिवर्तन समान पदार्थों का गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है तथा पानी जैसे पदार्थ जो तापमान बढ़ने पर संकुचित होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक का गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है। अर्थात दाब बढ़ाकर बर्फ को कम तापमान पर पिघलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्कीइंग करने वाले स्केटर के भार से दाब बढ़ने से बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाता है जिसे स्केटर फिसलता चला जाता है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अशुद्धि अगर मिलाया जाए तो उस स्थिति में बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वथन यानी बॉइलिंग। स्थिर ताप पर पदार्थ का द्रव्य अवस्था में से गैस अवस्था में परिवर्तन क्वथन कहलाता है तथा जिस ताप पर यह क्रिया संपन्न होती है उसे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उदाहरण के लिए जल का भाप में परिवर्तन दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो उस स्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है तथा अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी अशुद्धि भी अगर मिलाया जाएगा तो उस स्थिति में क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, द्रवण या संघनन। स्थिर ताप पर पदार्थ की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन द्रवण या संघनन कहलाता है तथा जिस ताप पर यह क्रिया संपन्न होती है उसे द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उदाहरण के लिए भाप का जल में परिवर्तन। आगे देखते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? तो कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन आयोडीन, कपूर या नौसेदार इसका उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन के बारे में पूछा जाता है कि इसमें क्या होता है कि ठोस पदार्थ जब गर्म करते हैं तो द्रव्य के रूप में ना आकर सीधे गैस में बदल जाता है और पुनः जब उसे ठंडा किया जाता है तो ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखते हैं, हिमायन यानी फ्रीजिंग। स्थिर ताप पर पदार्थ का द्रव्य अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमायन कहलाता है तथा यह क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उदाहरण के लिए जल का बर्फ में परिवर्तन। पुनर्हिमायन दाब में वृद्धि के कारण ठोस के पिघलने तथा दाब घटते ही पुनः जम जाने की घटना को पुनः हिमायन कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ के टुकड़े मुट्ठी में लेकर दबाने से पिघल जाते हैं तथा मुट्ठी ढीली करने पर वे जमकर आपस में जुड़ जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नोट। किसी पदार्थ के गलनांक तथा हिमांक समान होते हैं। किसी पदार्थ के क्वथनांक तथा द्रवणांक समान होते हैं। यानी गलनांक और हिमांक समान होते हैं किसी पदार्थ के और किसी पदार्थ के क्वथनांक या द्रवणांक समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर्द्रता। वायुमंडल की जलवाष्प की उपस्थिति को ही आर्द्रता कहते हैं यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। वर्षा की ऋतु
में नमक खुले में रखने पर पसीज जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, भौतिकी की वह शाखा जिसमें वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा का अध्ययन किया जाता है उसे आर्द्रता मिति यानी हाइग्रोमेट्री कहते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता देखते हैं क्या होता है दोस्तों। किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प के द्रव्यमान तथा उसी ताप पर वायु के किसी आयतन की संतृप्त करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के द्रव्यमान के अनुपात को वायु की अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। मौसम विज्ञान शालाओं में प्रतिदिन की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात की जाती है। इससे मौसम का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। यदि आर्द्रता अधिक है तो वर्षा होने की संभावना रहती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आर्द्रता आपेक्षिक आर्द्रता से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। बर्फ से भरे गिलास के बाहर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती है। इसका कारण यह है कि गिलास की सतह के संपर्क में आने वाली वायु की वाष्प संघनित होकर गिलास की सतह पर जम जाती है। सुराही का जल गर्मी में ठंडा हो जाता है, वर्षा ऋतु में नहीं। इसका कारण यह है कि वर्षा ऋतु में आपेक्षिक आर्द्रता अधिक हो जाने के कारण जल का वाष्पन कम हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्षा ऋतु की अपेक्षिक जाड़ों में कपड़े शीघ्र सूख जाते हैं, जबकि वर्षा ऋतु में वायु का ताप अधिक होता है। इसका कारण यह है कि वर्षा ऋतु में अपेक्षिक आर्द्रता अधिक हो जाने के कारण वाष्पीकरण बहुत धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। हवा में प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है दोस्तों कि हवा में प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसको अधिकतर ग्राम प्रति मीटर में व्यक्त करते हैं। तापमान और वायु में परिवर्तन के साथ ही हवा के आयतन में भी परिवर्तन होता रहता है और इस प्रकार निरपेक्ष आर्द्रता भी बदल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, वातानुकूलन। मनुष्य के लिए पृथ्वी पर सभी स्थान पर ताप, दाब, आपेक्षिक आर्द्रता एवं वायु वेग अनुकूल नहीं होता। अतः कृत्रिम विधियों द्वारा बाह्य परिस्थितियों को मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को ही वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग कहते हैं। वातानुकूलन द्वारा मनुष्य के लिए निम्नलिखित अनुकूल ताप परिस्थिति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताप कितना 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होती है और आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65% होता है, जबकि वायु वेग 0.70 मीटर प्रति मिनट से लेकर 2.5 मीटर प्रति मिनट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। पूछा जाता है कि मानव शरीर के लिए जो है प्रॉपर जो कितना है ना ताप चाहिए, तो 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में मनुष्य बेहतर तरीके से रह सकता है। जबकि आपेक्षिक आर्द्रता का बात किया जाए तो 60 से 65% तक होती है और वायु वेग 0.70 मीटर प्रति मिनट से लेकर 2.5 मीटर प्रति मिनट तक होती है। थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि बड़ा चैप्टर है। इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा करेंगे और अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाएं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।